ये आगे उसमें ईर्ष्या के बारे में कहा था, कुछ भी नहीं था प्रतिज्ञा में। अब पुराने को भूलते जाइए, नहीं तो फिर वो उसमें ये इंटरप्ट करेंगे। है? वो हम कह रहे हैं कि जी बताइए। एक तो छठा चोर जो है वो है पर स्त्री गमन, मतलब दूसरी स्त्री के बारे में सोच। एक्चुअली स्पीकिंग समाज में जो जड़ है वो यही है, समाज का नाश करने में। पड़ोसन। अब क्यों पड़ोसन की साली भी हो सकती है। पड़ोसन दिन भर बैठी रहती है ना ऊपर सर पे। कोई भी हो सकता है, मतलब कुछ भी। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। हाँ जी। इसमें तो दोनों शामिल हो गए ना, मियाँ बीवी दोनों शामिल हो गए। नहीं 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 नहीं, अब ये देखो, गड़बड़ मत करो, खिचड़ी मत बनाओ। नहीं तो मैं सवाल है ना मेरा। पुरुष की जिम्मेवारी है। हाँ ठीक है, सवाल था ना मेरा ये। पुरुष की जिम्मेवारी है ये। जी ठीक है। तो पुरुष को अपने आप को ठीक रखना है, उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए पर स्त्री। अगर कोई जबरदस्ती वो करे जी, स्त्री जो जैसे ब्रह्मा ने पहले वरदान दे रखा था उनको, तो जिसको चाहे कि वो मजबूर है तो वो क्या होगा? मतलब जैसे कहते हैं ब्रह्मा स्त्री के लिए कहा था कि तू जैसे चाहेगी उसको वहां तू जा सकती है। ब्रह्मा कहाँ से आ गया बीच में? तुम अपना काम करो ना, तुम्हारे को ब्रह्मा से क्या लेना देना। अच्छा जी, तुम्हें अपना देखना है। ठीक है जी, ठीक है। तो दूसरे को ब्लेम करना तो बहुत आसान है, यही तो प्रॉब्लम है। पतली गली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पतली गली का रास्ता ढूंढ रहा है। वही तो, पतली गली का रास्ता ढूंढते हैं निकलने को। पुरुष की जिम्मेवारी है ये। अगर वो घर बसा रहा है तो उसको पर स्त्री की तरफ नहीं सोचना समझना है, मतलब इस बात को बहुत जरूरी है। वो भैया ये स्त्री की जिम्मेदारी नहीं है ये क्या? कैसे कि वो भी तो इस चीज को मेंटेन करे ना कि जो स्त्री तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेती नहीं है, पर समाज के बात स्त्री के ऊपर है, छोड़ा ही नहीं है कुछ भी। एक्चुअली यही किया जो समाज बना, जब ये समाज बनाने की बात हुई तो हर चीज पुरुष के हाथ में छोड़िए, स्त्री के हाथ में छोड़ा ही कुछ नहीं। जबकि समाज स्त्री चलाती है आप कहते हो, और मैं भी कहती हूँ। समाज कहाँ स्त्री चलाती है? मैंने कहा घर चलाती है। पुरुष को उसकी पत्नी चला रही है तो पुरुष समाज चला रहा है, तो चला तो स्त्री रही है ना। समाज स्त्री कैसे चला सकती है? यही तो प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हुई कि हमारी एजुकेशन ने बताना शुरू कर दिया सब बराबर है। ठीक है, तो सब बराबर है, हो ही नहीं सकते। दो आदमी एक जैसे बराबर नहीं हो सकते, तो दो स्त्री और आदमी कैसे बराबर हो जाएंगे? फिर तो नेचर को देखो ना, तो नेचर ने क्या किया है? नेचर ने काम दिया है, दोनों को अपना अपना काम दिया है। तो समाज बनाने का काम पुरुष को दिया है, घर बनाने का काम स्त्री को दिया है। तो अपने अपने कामों में तो गड़बड़ नहीं कर सकते ना, और दूसरे के काम में तो सवाल ही नहीं उठता टांग अड़ाने का। आजकल टांग ही बहुत रही जाती है साहब। आजकल जल्दी एक दूसरे काम में टांग ही अड़ाई जा रही है, उससे दिक्कतें आ रही हैं। कभी शुरू से आ रही है, आजकल की क्या बात है इसमें? जब समाज बनेगा तो
2 जने होंगे तो फिर वो टांग अड़ेगी हो। पहले थोड़ा कम था, अब तो बहुत ही बढ़ गया ना। इसने क्या दिया, पहले कम था, शुरू से ही था ये, वो शुरू से था और अब तक आखिर तक रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। इसीलिए तो आज तक भी सारे योगा प्रमोट करते आए हैं, योग की किसी ने बात ही नहीं करी। कहते मैं ठीक हो जाऊं, ठीक है, समाज बन गया, चूल्हे में गया समाज। क्या समझे? बैठो तो। भैया पर स्त्री का मतलब क्या हुआ? जैसे दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो पत्नियां थी ना वो, तो पर स्त्री थोड़ी हुई उसमें कोई। पर स्त्री का मतलब जिससे विवाह नहीं हुआ, हाँ, वो पर नहीं, दूसरे की स्त्री। पर स्त्री का मतलब है दूसरे की वाइफ। और जो किसी की वाइफ नहीं है वो पर स्त्री नहीं होती। वो बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, और बुआ हो सकती है, मासी हो सकती है, वो तुम्हें देखना है। ये पर स्त्री का मतलब है दूसरे की वाइफ, प्रिसाइजली। समझे कि नहीं? यस। कोई सवाल? आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही भैया। अब कोई सवाल, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? पर स्त्री का मतलब समझ में आ गया? हाँ जी हाँ जी। भाई शूर्पणखा जो है वो एक्चुअली पर स्त्री नहीं थी। लेकिन उसने तो सामने से ऑफर किया था ना उसको। किसने? शूर्पणखा ने राम को सामने से शादी करने का आग्रह दिया था ना। क्योंकि वो पर स्त्री नहीं थी ना। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि वाइफ नहीं थी किसी की वो। नहीं, हाँ समझ, हैं? नहीं वाइफ क्योंकि नहीं वो थी वाइफ किसी। नहीं समझा क्या कह रहे हो? मतलब तो मतलब शूरपणखा वो का वाइफ नहीं थी किसी की, इसलिए तो पर अगर स्त्री नहीं थी। राम अगर चाहते तो उससे शादी कर सकते थे ना। वो तो उसके बाप ने 3 कर रखी थी। हाँ मतलब उसकी चॉइस थी ना वो, तो भाई नहीं करना है मुझे। नहीं, उसने ये कहा था कि एक स्त्री एक, मतलब विवाह जो है एक के साथ ही होना चाहिए। यही तो समाज, राम राज्य में यही तो उसने वो किया था एस्टैब्लिश। हाँ जी, स्थापना की थी इस चीज की, भाई मैं राम एक राज्य का शादी मतलब करूंगा। ये तभी आएगा राम राज्य जी। जब एक जो कपल है तो एक ही रहेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जो ये मुस्लिम समाज 3-3 4-4 शादियां कर रहा है, ये मतलब टोटल विरोधी है ये। किस चीज का? समाज का विरोधी हुआ ना फिर इस हिसाब से। नहीं, वो अगर उससे कर रहा है शादी, मतलब पर स्त्री, देखो रूल क्या नहीं, है। परस्त्री तो क्लियर हुआ, मतलब हाँ। वो जो 4 शादियां कर रहा है, निकाह कर रहा है, हम्म। तो वो भी तो धर्म के विरुद्ध ही हुआ ना, नहीं एक नहीं, तरीके राम से राज्य के विरुद्ध हुआ, धर्म के राम विरुद्ध राज्य के क्यों विरुद्ध हुआ? हुआ। हाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ ना इस चीज को। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना कि धर्म से इसको जोड़ नहीं सकते ना। अच्छा जी ठीक है। क्योंकि उसने शादियां जब 3 अलाउड थी, 4 अलाउड थी, तो वो किसी ने वो माना, किसी ने वो नहीं माना। मैं नहीं राम राज्य में रहना चाहता। जी नहीं समझे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। समझ गए ना कि अगर मतलब कोई वो सेल्फ कम्युनिटी डिसाइड कर लेती है कि भाई मुझे राम राज्य में नहीं रहना, नहीं रहना, हाँ ठीक है। तो वो अपने नियम बनाएंगे। तो वो फिर समाज के हिसाब से वो नियम गलत हुए ना एक्चुअली। भाई गलत कैसे हुए, मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ मैं इस चीज को और थोड़ा क्लियर करना चाहता क्योंकि था। क्योंकि कृष्ण राज्य में तो एक से ज्यादा विवाह की अनुमति होती थी ना।
तो विरोधी कैसे हो गया? किसने कहा कृष्ण में एक से ज्यादा विवाह की अनुमति होती थी? ये कहाँ लिखा है? स्वयं कृष्ण ने 8 विवाह किए थे। कृष्ण ने 8 विवाह नहीं कर रहे थे, ऑफिशियली किए थे उन्होंने। जबरदस्त। देखो मैंने अभी क्या कहा कि पुरुष की जिम्मेवारी है, वो क्या करता है, समाज चलाना पुरुष की जिम्मेवारी है। अगर कोई स्त्री जो कि किसी की पत्नी नहीं है और वो कहती है कि मुझे आज तेरे साथ शादी करनी है, और वो अगर कर लेता है तो उसमें क्या है? वो तो स्त्री ने कहा ना, कन्या ने कहा ना, कन्या ने उस कन्या को वर चुनने का अधिकार है। तो 8 कन्या श्री कृष्ण के साथ जुड़ गई ना ऑफिशियली। ओहो, तो कन्याओं की प्रॉब्लम है ना, ये कृष्ण की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें ऑफेंस तो नहीं हुआ ना, अपराध तो नहीं हुआ ना पुरुष का। इसमें पुरुष का कोई अपराध थोड़ी ना हुआ। कन्या अगर जुड़ना चाहती है अपने आप तो फिर कैसे अपराध हुआ? हाँ तो वही वो क्लियर तो कर रहे हैं ना हो गई कि उसकी। राम राज्य नहीं है, कृष्ण राज्य में तो अलाउ था ना। नहीं अलाउड है ना, फिर वही बात, कृष्ण राज्य में अलाउड। तुम थोड़ी शादी करने जा रहे हो। नहीं, स्त्री सामने से ऑफर कर रही तो एक स्वीकृति होगी ना समाज की। तो मतलब समाज की स्वीकृति होगी तभी एक से ज्यादा स्त्री के क्या साथ। मतलब है इसमें? कन्या और आदमी, समाज कहाँ से बीच में आ गई? समाज में ना कानून है ना, इस समय तो कानून ही है कि एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकते। फिर वही बात, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि कानून को देख रहे हो। तुम नेचर के कानून को देखो ना, बाकी सबको छोड़ो। हाँ ठीक है। तुम नेचर के कानून को देखो। हाँ ठीक है। तो नेचर में ये कहा गया था कि कन्या को स्वयंवर चुनने की परमिशन है, आजादी है जी। अब कन्या अगर चुन लेती है किसी शादीशुदा आदमी को तो तुम क्या करोगे? तो मतलब 8 कन्याएं अगर एक ही बार चुन लेती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 16,000 ने चुना था अभी कृष्ण को। तो पुरुष मना भी कर सकता है या नहीं? पुरुष मना भी कर सकता है उसको? नहीं, पुरुष के हाथ में है ही नहीं, ब्रह्मा का वरदान था, हाथ में ही नहीं। ये तो जिसने सृष्टि बनाई है उसने जब नियम ऐसा बना दिया तो तुम क्या कर लोगे? राइट। नहीं, अगर कोई कह रही है, कोई कन्या कह रही है, पुरुष मना कर रहा है तो वो मना कर सकता है, वो है जी, मना कर सकता है, वो मना कर सकता है ना, क्योंकि पुरुष तो राम जी ने मना किया ना। रहने लग गई तो घर के बाहर आके पड़ गई तो देख लो, वरना थोड़ी देर बैठ जाओ। घर के आगे पड़ गई तो अपनी पत्नी को आगे कर दो भाई। देखो समझो उससे क्या करना है। पत्नी कहेगी तू भी घर से बाहर निकल जा। मतलब कुल मिला के पुरुष संकट में है। पुरुष ही है संकट, क्योंकि पुरुष समाज बना रहे। इसीलिए तो ये योगा का लोगों ने छोड़ा, इसीलिए नहीं कि पुरुष समाज बनाता है और पुरुष गलती करेगा तो साला पुरुष भुगतेगा, तो पंगे में पड़ो ही मत। सही बात। समझो ना, आज के समाज का कैरेक्टर समझ लो तो 1 मिनट लगता है समझने में, कोई देर थोड़ी लगती है। जी जी। भाई लोगों ने सन्यासी क्यों बनना शुरू कर दिया? पहले तो नहीं होते थे। पहले होते तो थे सन्यासी, ऋषि मुनि सब। ऋषि मुनि सन्यासी कहाँ होते थे? सब शादी करते थे। नहीं, गृहस्थ होते थे सारे। गृहस्थ होते। क्योंकि पुरुष जो है अगर उसको कुछ सीखना है जिंदगी में तो स्त्री के अलावा कोई सिखा ही नहीं सकता। तो सीखने के लिए इसीलिए ऋषि मुनि ज्यादा विवाह करते थे क्या? ज्यादा से मतलब ज्यादा सीखना है तो ज्यादा विवाह करो। उनकी भी, ऋषियों की भी होती थी 10 पत्नियां। नहीं, आपने कहा ना ज्यादा सीखना है तो पत्नी सिखाएगी। पत्नी सिखाएगी ना, क्यों? माँ भी तो सिखाती है, बहन भी सिखाती है, बेटी भी सिखाती है। नहीं तो ऋषि जो 10 पत्नियां रखते थे ज्यादा सीखने के लिए, टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए। कौन से ऋषि ने 10 पत्नियां रखी है तो बताओ। काफी है हमें तो, 5-6 तो कॉमन ही थी उनके आश्रम में, रहती थी 5-5, 6-6। ऋषि ने नहीं रखा, ऋषि ने शादी एक ही करी है। गुरु बताओ तो, ऋषि तो बताओ जिसके घर जिसकी 10 पत्नियां थी या 4 पत्नियां थी या 2 पत्नियां थी। मैं शाम को बताऊंगा, मैंने नाम याद नहीं है लेकिन थी, मैंने पढ़ा है हमने। वो तो एक आध होगा, तो एक आध तो उस टाइम पे दशरथ की 3 थी भाई, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ वो तो महाराज हो गए ना भैया। महाराज से क्या मतलब है?
यार भाई आदमी राजा- तो आदमी रहेगा, महाराज तो स्टेटस उसका समाज के से एंगल से है ना, अपना तो वो तो एक इंसान ही है। हाँ, मतलब आम तरीके से ऋषि पूजनीय कहलाए जाते हैं। मैं आम तरीके से बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में बात चलती है, तो मार्केट उनका में तो लोगों अनुसरण। को पता ही कुछ नहीं है, तो बात क्या करेंगे वो? हाँ नहीं, वो तो वो कानून तो को तब देखो, एक बात समझो कि वो जी। तो कानून को लेकर के चल रहे हैं, जो मैन मेड है। हाँ वो तो मैन मेड है, निश्चित फिर है। तो मैन मेड कानून को लेकर के चलने से तो काम नहीं चलेगा ना। जब पुरुष की जिम्मेवारी है समाज को चलाना, हाँ जी। तो फिर उसमें अगर समाज को चलाने में अगर ऐसा करना पड़ता है तो ऐसा करेगा। बात यहाँ पर यह हो रही है कि तुम गलत काम नहीं कर सकते, हाँ वो 100% ठीक पर है। गलत काम तो तुम ही डिसाइड कर रहे हो ना कि ये गलत है ये ठीक है, तो तुम किसी को भी गलत सीख डिसाइड कर लो। नहीं, लेकिन नेचर की तरफ से गलत और सही को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। नेचर में तो विवाह नाम की चीज होती नहीं। तो कब से शुरू हुआ ये सिस्टम फिर? सब बता ये के तो मैं कह रहा हूँ देगा। ना कि ये यही तो समझने की चीजें हैं कि ये कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, और जो लोग इसको नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते, और जो लोग मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं। इसको थोड़ा आप क्लियर कीजिए। कहो ना कि सवाल पूछो तो मैं क्लियर करता हूँ। नहीं, जो मान रहे हैं वो क्यों मान रहे हैं? कानून है, अच्छा, कानून के हिसाब से मान रहे हैं। हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, अगर कानून नहीं मानोगे तो जेल कर देंगे। और प्रकृति के हिसाब से ये कुछ है ही नहीं ऐसा। प्रकृति में तो विवाह नाम की चीज होती नहीं। तो इसका मतलब जो यूरोप में जो दशा चल रही है, लिविंग रिलेशन सिस्टम, वो ठीक है फिर? ठीक कैसे है ये बताओ? मेरा सवाल पूछ रहा हूँ ना भैया आपसे मैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना ठीक क्यों है। जब ठीक हो ही नहीं सकता। विवाह नाम की कोई चीज नहीं है, तो फिर वो उनका मत ठीक हो गया ना इस हिसाब से। ये तो विवाह तो करते हैं ना वो सारे के सारे। नहीं, आजकल तो बिना विवाह के भी रहने लगे बहुत से, हजारों वो लाखों। लेकिन फाइन ऐसा होता है, वो साल 2 साल रहते हैं, टेस्ट करते हैं एक दूसरे को कि हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे कि नहीं रह हाँ, पाएंगे। जब रह पाते हैं तो फिर विवाह कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि टेस्ट में तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। जिंदगी बर्बाद कर ली, राइट। फिर ठीक क्या है? नहीं, वही मैंने क्वेश्चन किया ना, क्वेरी जो थी मेरी, वो मैंने क्लियर की ना भैया। नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, क्लियर ही कर रहा हूँ मैं कि जी, भाई अगर तुम एक्सपेरिमेंट करने में अपनी जिंदगी खराब कर लेते हो तो उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है ना, तो तुमने हाँ, सिखाया फिर गया। इसका मतलब है कि उनके सीनियर जो थे उन्होंने उनको गाइड नहीं किया, गाइड नहीं किया, राइट। और वो है ही प्रॉब्लम दिख ही रही है कि पेरेंटल गाइडेंस तो मिसिंग है, जीरो है। जी जी जी। अब हिंदुस्तान में देख लो, जब बच्चा 2.5 साल का होता है तो उसको स्कूल भेज देते हैं, हाँ जी, तो पेरेंट्स की गाइडेंस तो खत्म हो गई ना। खत्म बच्चा हो जो है गया। बाप के ऊपर विश्वास नहीं करता, टीचर के ऊपर करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। क्या टीचर कुछ भी पढ़ाए? जी जी, तो क्लियर हुआ हम भैया। तो अपने बच्चों को अपने हाथों से ही बर्बाद कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारे यहाँ तो बिल्कुल, ये हालत हो चुकी है। 100%। हम तो मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब गाइड तो एक गाइड करना चाहिए, वो लोग गाइड नहीं कर रहे और हम लोग मिसगाइड कर रहे हैं। आप बताओ क्या ठीक है? बिल्कुल सही है, हम मिसगाइड ही कर रहे हैं। जब शादी तो कुछ हम नहीं होती तो स्त्री कहाँ हुई? है? जब शादी कुछ होती ही नहीं नेचर में तो परिस्त्री कौन हुई? एक्चुअली परिस्थिति तो राम, तभी तो कह रहा हूं ना कि नेचर में तो समाज नाम की कोई चीज होती नहीं। नेचर में समाज कहाँ होती है? तो फिर तो जो गवर्नमेंट का रूल चल रहा है, जहां आप जैसे रह रहे हैं, उस स्टेट का या उस राष्ट्र का जो रूल है उसको मानते रहो, क्योंकि नेचर में तो आइडियली नहीं है।
कुछ भी। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? वही बात है ना कि तुम्हें बीमार रहना है और तुम्हें ठीक रहना है। ठीक रहना है तो नेचर के हिसाब से रहना होगा। तो नेचर के हिसाब से रहना होगा, तो नेचर जो है, अब तुम्हें अगर अपनी नेचर समझनी है और तुमने कुछ कर लिया, हाँ। नेचर में अब दो चीज हो गई ना, एक तो नेचर जो बाजार में कह रही है और एक नेचर अपनी। तो तुम नेचर मानते किसको, पहले ये तो समझो। अपनी एक्चुअली नेचर मान, हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। अपनी नेचर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के लिए तो वही जरूरी है। अपनी नेचर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखना है सबसे पहले तो। भाई अपनी नेचर को वो प्रकृति जो नेचुरल प्रकृति है उसके साथ अलाइनमेंट तो तुम ही करोगे ना, क्योंकि तुम्हारी नेचर कस्टमाइज तुम्हें करना है। एक तो जनरल नेचर अवेलेबल है, उसको तुम्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। ठीक है। षोडश पंथी का मतलब क्या है? षोडश पंथी में समाज हम गिनते हैं, समाज गिनी नहीं जाती। षोडश पंथ का मतलब है कि तुम अपने आप को ठीक रखोगे और कंट्रीब्यूट वो करोगे जो फैमिली को फायदा हो, नुकसान ना हो। अगर तुम्हारी फैमिली नहीं है तो फैमिली बनाओगे। है? फैमिली बनाओगे नहीं, अगर मान लो तुम्हारी फैमिली नहीं, पर तुम तो फैमिली को बिलोंग करते हो ना, तो समाज को फायदा हो। नहीं, तुम तो फैमिली को बिलोंग करते हो भाई। नहीं, अगर फैमिली नहीं है तो? अरे तुम्हारी फैमिली नहीं है पर तुम तो फैमिली में हो किसी की। तुम क्या आसमान से टपके थे क्या? तुम लोग यही तो कह रहा हूँ कि तुम लोग समझो कि फैमिली की बात कर रहा हूं मैं। फैमिली का मतलब ये नहीं कि मेरी फैमिली। अगर तुमने फैमिली नहीं बनाई है तो तुम्हारे जो तुम जिस फैमिली को बिलोंग करते हो वो तुम्हारी फैमिली हो गई ना। ठीक बात है। राइट। हाँ जी भैया, है ना? तो तुम्हारे को तो कंट्रीब्यूट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा इन एनी केस। तुम अपनी फैमिली बनाओ या ना बनाओ। क्या समझे? हाँ जी। भाई फैमिली तो तुम्हारी बनी गई ना, फैमिली थी तो तुम आए ना। तो तुमने अपनी फैमिली बनाई या नहीं बनाई इज इमटेरियल। यू डू बिलोंग टू ए फैमिली। तो षोडशपंथी का मतलब यही है कि मैं जिस फैमिली का हिस्सा हूं उसमें कंट्रीब्यूट करना है, और अगर मेरी फैमिली है तो मुझे उसमें भी कंट्रीब्यूट करना है। और दोनों जगह पे माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, प्लस जरूर होना चाहिए। दोनों जगह होना चाहिए प्लस। तुम किसी भी हालत में दोनों फैमिली से कट कर नहीं सकते अपने आप को। दोनों फैमिली के तुम पार्ट रहोगे ही रहोगे। तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि तुमने नहीं बनाई, वो तुम्हें बनी बनाई मिली है। ठीक बात है। तो यहाँ पे जो अनमैरिड लड़के हैं मान लो, तो उनके लिए पर स्त्री नेचुरली हो गई ना। जिस स्त्री का पहले विवाह हुआ है किसी से भी, तो वो पर स्त्री हो गई। नहीं, जो अनमैरिड है मतलब यहाँ पर ये सारे नियम
पुरुष के लिए बात हो रही है अभी, ये समझ लेना, क्योंकि समाज पुरुष बनाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हुई क्लैरिटी कुछ, या कुछ सवाल और आएंगे? कल भी इसमें आ भैया सकते हैं, जरूरी नहीं मेरा एक सवाल और है भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अनमैरिड लड़का अगर अनमैरिड लड़की के साथ संबंध रखता है, कुछ भी फ्रेंड कहता है, उसको अफेयर रखता है, कुछ भी ठीक है, तो ये भी गलती है। ये अब देखो गलत क्या है, इसमें गलत क्या है? नहीं, थोड़ा वही क्लेरिफिकेशन चाहता था मैं। नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम के, यहाँ पर मेरे हिसाब से इश्यू ये है, गलत तो एक्चुअली देखा जाए अगर हम राम राज्य को एंगल लेके चलते हैं, देखो अब फर्क क्या पे है कि तब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम बेसिस फाउंडेशन क्या डालना चाहते हो अपने समाज की, क्योंकि समाज पुरुष बनाता है, तो पुरुष को ये डिसाइड करना है कि उसको अपने समाज की जो फाउंडेशन है वो क्या डालनी है। हाँ जी, मार्केट में तो हर तरह की चल रही है। हाँ, वो मार्केट को देखते हुए मैंने पूछी ये बात। नहीं तो मार्केट में जो हर चीज चल रही है, तो जिसको जो समझ आती है उसको फॉलो कर लेगा वो। किसी को वेस्टर्न कल्चर पसंद आता है तो वो ये करेगा, और किसी को राम राज्य के वाला कंसेप्ट समझ आता है तो वो करेगा। और राम राज्य में भी अब पंगे तो और बहुत सारे हैं ना, कि शादी हुई उसने उसको छोड़ दिया, वो रावण, मतलब दुनिया भर की चीजें और आ जाती है ना। पर राम राज्य से हमने क्या लिया, हमने तो सिर्फ ये लिया कि राम राज्य चलाने का मतलब है कि जो एकल युगल हम लोग फंडामेंटली ले रहे हैं, युगल भगवान जी, समझे कि नहीं। समाज जो चलाता है वो युगल भगवान चलाते हैं। मतलब सही गलत का निर्णय खुद को ही लेना पड़ेगा उसको, कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। नेचुरली वो तो हर समय वही है। पुरुष के साथ तो प्रॉब्लम यही है कि सारी चीजें उसको सीखनी पड़ती हैं और निर्णय सारे उसको खुद लेने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर तुम फीमेल पर छोड़ते हो तो उससे अगर गलती हो जाती है तो वो बात तुम्हें समझ में आएगी कि नहीं आएगी, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ जी। इतना वर्ड आता है कन्विंस करना, हाँ जी, जो आजकल बहुत चला हुआ है, तो तुम मुझे कन्विंस कर दो तो मैं मान जाऊंगा। यदि किसी विवाहित पुरुष के पीछे विवाहित स्त्री पड़ जाती है तो नहीं फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? पुरुष के पीछे कोई विवाहित स्त्री पड़ जाती है, नहीं समझ रही, क्या कह रहे हो? पुरुष है, कोई पुरुष जिसकी शादी हो गई है, हेलो, तो कोई और दूसरी विवाहित स्त्री उसके पीछे पड़ जाती है, तो पुरुष क्या करे? मतलब वो चाहता भी नहीं है, लेकिन वो पड़ गई जबरदस्ती। जबरदस्ती क्या पड़ गई? विवाहित स्त्री किसी विवाहित पुरुष के पीछे क्यों पड़ेगी? जो समाज में तो चल ही रहा है आजकल, बहुत चल रहा है। समाज में तो खैर बहुत कुछ चल रहा है ना, उसको छोड़ो। वो तो क्योंकि वो इसलिए चल रहा है क्योंकि कानून तुम्हारे कुछ कहते हैं और जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है वो कुछ हो रहा है, और जो कानून बनाने वाले हैं उनको जब आदमी देखता है तो वो कुछ हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहे हैं। तो ऐसे में पुरुष क्या करे? कैसे में क्या कर सकता है वो? कैसे में? घर छोड़ के भाग जाए वो, यही तरीका है। घर छोड़ के भाग के कहाँ जाएगा? वो तो वहां भी आ रहेगी।
घर छोड़ के भाग के कहाँ जाएगा? भागने का ही तो रूट लगा अभी तक अपना रखा था सबने। तो ये सब शादी से पहले भाग ही जाते थे। भागने का ही तो प्रॉब्लम तो ये है कि तुम समाज में अगर रह रहे हो तो भागोगे कहाँ? ठीक है, तो अगर वो है, वो आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, पर उस क्योंकि समाज के पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये गलत है, मैं नहीं करता ऐसा, मेरे लिए एक स्त्री बहुत है, मेरी पत्नी है, तो वो क्या करे जब वो या दुनिया चक्कर में फंसाती है। आजकल तो कानूनी नियम भी इतने हो गए, किसी ने मुझे छेड़ा, इसने मुझे ये किया, वो फिर फंसाती है बिना बात की। तो कर्मफल है अपने अपने। भाई षोडशपंथी होगा तो उसको समझा के लाइन पे ले आएगा ना। अगर षोडशपंथी होगा तो उसकी तरफ वो देखेगी भी नहीं। ये अलग चीज है। अगर देख भी लिया तो समझा के वापस ले आएगा ना उसको। नहीं देखेगी नहीं वो, क्योंकि उसको पता है कि ये किसी भी हालत में बेवकूफ बनने वाला नहीं है। जी जी जी। ये औरतें इतनी स्मार्ट, तभी तो औरत सिखाती है आदमी को। ये रूल तभी तो बना है कि आदमी को तो हर चीज सिखानी पड़ती है, और कन्याओं को कुछ साल सिखाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप सीखी सिखाई पैदा होती है। सारी की सारी, तो सारी की सारी है नहीं कि एक दो। यही तो गेम है कि अगर पुरुष एक्चुअली अगर मोक्ष चाहिए तो वो रास्ता स्त्री दिखा सकती है। स्त्री को पता है कि नहीं पता, उससे फर्क नहीं पड़ता। पुरुष को क्या चाहिए, तो पुरुष की ज्ञान चक्षु के ऊपर है कि उसके कितने खुले हुए हैं। हाँ जी। खैर स्त्री तो दिला ही सकती है, अगर वो ठीक ठाक बैठी रहे घर में, ज्यादा हस्तक्षेप ना करे तो वैसे ही मोक्ष हो जाएगा बेचारे का। बोलिए मोक्ष इतना आसान होता, मोक्ष करना तो सारे मोक्ष नहीं हो जाते। हाँ, भाग जाए इसी के सिखाए। एक तेज नमक की सब्जी तो खाई नहीं जाती। वो पंगा रखती है तो उसका मोक्ष कहाँ होगा, वो बेचारा वही अपना फंसा रहता है। जब वो पंगा लिए रहती है आदमी से, तो वो उसका मोक्ष कहाँ हो सकता है, वो तो वही फंसा रहेगा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आदमी को पता तो है नहीं, गधा है साला, उसको सिखाया नहीं। जो चीज उसको नहीं सिखाई उसने सीखी नहीं ना। अगर सीख भी लेगा तो कर क्या सकता है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता जब घर में बैठा रखा है आपने। किसने कहा घर में बैठ के ही हो सकता है मोक्ष? नहीं तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। अकेले का तो मोक्ष को भी कोई आज तक कोई नहीं हुआ जिसका अकेले का मोक्ष हुआ हो। मोक्ष क्या मुक्ति भी नहीं होती। दोनों यदि षोडशपंथी हो जाए तो हो सकता है। षोडशपंथी हो जाओगे तो ब्याह करना बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि नहीं तो कंट्रीब्यूट कहाँ करोगे। भैया एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो हम करते हैं, जो पहले भी एक दो बार सुनने में आया था कि हम अपने लिए करते हैं या हम जो जनरल के लिए करते हैं, किसी मतलब पब्लिक के लिए, या मतलब एक तरह से विश्व की भलाई के लिए करते हैं। ना, पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। और बाद में कहते हैं कि फिर बाद में भाई तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है या तुम्हें मिलना है इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट लो। वो क्या चीज है? नहीं समझा मैं क्या कह रहे हो। हमने कोई तपस्या की या कोई पूजा की, जो भी करते हैं हम, और हमने अपने मन में कोई इच्छा नहीं रखी, हम इसके लिए कर रहे हैं, कोई टारगेट नहीं है हमारा। भाई तो पूजा तो टारगेट के लिए होती नहीं। पूजा का मतलब ही है कि तुम उसको करे जाओ, जो कुछ मिलना है वो अपने आप मिलता जाएगा। पूजा का मतलब टारगेट कहाँ से आ गया पूजा में? तो उसमें ये कहते हैं कि भाई तुमने इतनी पूजा कर ली, अब तुम्हें जो है वरदान देवी देवताओं के टाइम पे होती थी। प्रॉब्लम यही तो शुरू हुई कि देवी देवताओं ने जिसने उसकी पूजा करी उसको दे दिया। हाँ, तो वो गलत था ना, तभी तो हटाया। इन सबको हटाना पड़ा। अच्छा, अब अपने आप मिलता रहेगा, आपको जरूरत नहीं है मांगने की। तो पूजा का मतलब ही होता है एक प्रोसीजर जो तुमने फॉलो करना है, वो योग। और पूजा का मतलब होता है अपनी योग्यता को बढ़ाना। यस, भाई इतनी सी बात है। अगर इतनी सी बात समझ लो कि पूजा का मतलब है अपनी योग्यता को बढ़ाना, तो उसमें मिलने का तो कोई कुछ है ही नहीं। ठीक।
अपना टारगेट क्या है कुछ कि मेरे को ये चाहिए तो मैं योग पूजा कर लूं। हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो बढ़ा लो। पूजा का मतलब सिर्फ योग्यता बढ़ाना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। जी भैया, इतना ख्याल में आया ही है। ये समझ लो कि पूजा मीन्स सिर्फ अपनी योग्यता को इंप्रूव करना। पूजा कभी किसी टारगेट को लेके नहीं करी जाती है। टारगेट को लेके करी जाएगी तो फिर सर मिल जाएगा वो टारगेट आपको। अगर टारगेट को लेके करेंगे तो वो भी तो हम अचीव कर सकते हैं ना, अपने डिजायर को डिजर्व होने के लिए अपने आप। अगर टारगेट को लेकर के चलोगे तो तुम्हें उस टारगेट से रिलेटेड क्या पूजा होनी चाहिए वो पता होना चाहिए। फिर उसमें कॉमन पूजा नहीं चलेगी। कॉमन पूजा कैसे चल जाएगी? कस्टमाइज करना पड़ेगा। अगर तुम विशेष टारगेट डिजायर लेकर के के लिए चल रहे हो तो तुम्हें कस्टमाइज करना पड़ेगा उसको। अच्छा, अपनी विशेष डिजायर के लिए उसको डिजर्विंग करने के लिए अलग अलग रूल होगा, उसको अपनाना पड़ेगा नेचुरली, क्योंकि कस्टमाइज करना है ना, तुम कस्टमाइज करना चाहते हो उसको जी। तो सारे नियम ही बदल गए। भैया पूजा क्या होती है? पूजा किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करना रूटीन में वो पूजा है? नहीं, पूजा का मतलब है ए प्रोसीजर टू बी। क्या था वो पूजा का मतलब? पूजा में एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करके और उसकी प्रैक्टिस करना। जैसे मोबाइल में देखो ना कि मोबाइल जो है आवाज से खुलता है, लॉक खुलता है जो, तो आवाज तुम्हें किस पैटर्न में डालनी है वो पैटर्न तुम्हारा फिक्स होना चाहिए, नहीं तो मोबाइल खुलेगा नहीं। तो वो पूजा है एक किस्म से। अच्छा, बिल्कुल उसी प्रोसीजर को वैसे ही फॉलो करना है हमेशा। हाँ, ये पूजा प्रैक्टिस करनी है उसकी। प्रैक्टिस करो जिससे कि तुम हमेशा ही वैसे ही फॉलो करो। वो ये जो हवन कर रहे हैं हम लोग षोडशी वाला, ये जनरल पर्पस हवन है, ये पूजा नहीं है। पूजा ही हवन का मतलब पूजा ही यार, पूरा प्रोसीजर है ना। पी का मतलब प्रोसीजर होता है, करने का तरीका। पूजा इज नथिंग बट ओनली करने का तरीका, प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये पूजा हमारे सर्वांग विकास के लिए है। दशांग तभी तो चक्र षोडशी पंथ बनोगे। षोडश जी, पंथी में ये नहीं बताया जा रहा कि तुम इस लड़की से शादी करो या उस लड़के से शादी करो या ये करो वो करो, ऐसा कुछ है ही नहीं। राइट। सिर्फ तुम्हारे ये एक्चुअली योगा की चरम सीमा है। षोडश पंथ जो है वो योगा की चरम सीमा है। सर्वांग विकास हो गया कंप्लीट। हाँ, पर अपना, लेकिन अपना सर्वांग विकास नहीं कर रहे तुम कर वो रहे हो कि जिससे तुम्हारा परिवार स्वस्थ रहे। तुम्हारा टारगेट जो है वो षोडशी पंथ में हमारा टारगेट ये होता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी रिटर्न में हमें हमारा स्वास्थ्य मिलेगा। षोडश पंथ योग का अल्टीमेट वो है जी, क्या है जी? योग का है? योगा का योगा की चरम सीमा। ये योग या योगा की हाँ, दूसरों को लेकर कर रहे हैं ना। यही तो समझने की चीजें हैं। योगा की चरम सीमा को योग कहा जाता है। नहीं, योगा की चरम सीमा जब कर लोगे तक पहुंचोगे तो तुम्हें योग समझ में आने लगेगा।
अभी तो योग समझ में ही नहीं आता कि योग है क्या। योगा की चरम सीमा जब आएगी तो हम योग समझना शुरू करेंगे, फिर हम योग को आगे बढ़ाएंगे अपने। योग तो अपने आप बढ़ता है। हाँ जी। अगर तुम ये सोच समझ लो कि तुम जो कुछ भी करोगे वो तुम्हें अपने परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करना है जी। और वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान ना हो, बल्कि नुकसान की तो बात ही नहीं है, फायदा होना चाहिए कुछ ना कुछ जी। तो उसके रिटर्न में जो तुमने कंट्रीब्यूट किया उसका जो ब्याज मिला वो तुम्हें मिला तुम्हारी अच्छी सेहत। और योगा जो तुम करते हो वो अपने अच्छी सेहत के लिए तो करते हो, इसीलिए योगा की चरम सीमा कही गई है। जी। क्या समझे? इसकी हमारी चरम सीमा क्या होगी कि हमारे दशांग चक्र की गति हमारे समय की गति के बराबर आ जाए, ये हमारा टारगेट रहेगा। इसमें नॉर्मल कॉमन टारगेट नहीं रहेगा, ये अपने आप होती है। हम तुम्हें टारगेट नहीं है लेकिन ये हो जाएगा, वो मिलेगा है? टारगेट नहीं है लेकिन ये अचीव हो जाएगा हमारा। हाँ, तो वो ऑटोमेटिक है। तुम जो चीज ऑटोमेटिक है उसको तुम टारगेट कैसे बना सकते हो यार? क्या आज तक किसी ने डेथ को टारगेट बनाया? नहीं। क्यों? ऑटोमेटिक है बस। तो फिर जिस बेटी की शादी हो गई वो हमारे परिवार में तो शामिल नहीं होती ना, लेकिन बहन तो रहेगी ना भाइयों की। नहीं, बहन तो रही लेकिन परिवार में तो शामिल नहीं हुई ना शादी होने के बाद। क्या तो रहा हूं कि शादी होने के बाद बहन और बुआ तो रहेगी, तो परिवार में तो रह ही गई। वो बदल गया बस। वो भी परिवार में रही। हाँ, वो बदल गया क्योंकि तुम्हारे देखो पिता के लिए जो रूल है वो ये है कि अब माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए, हाँ जी, कि अब वो दूसरे के घर की बहू है, मेरी बेटी बाद में है। नहीं, ये तो समझ में आया। मेरा क्वेश्चन दूसरा था, जैसे बेटी शादी करके चली गई तो वो परिवार में शामिल रही या उसका जो हस्बैंड और बेटे या बेटी जो भी हुए, हाँ, तो उनका हमारे परिवार से क्या कनेक्शन रहा? उसका तो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। नाना नानी जो बनना है, दादा दादी बनने से नाना नानी बनना जो है ज्यादा फायदा करता है। मतलब वो हमारे परिवार में इंक्लूड हो गए। पहला कुटुंब तो उसी को कहा जाता है ना जिसमें बुआ और इंक्लूडेड होती है। वो कुटुंब हो गया। कुटुंब का मतलब पहला कुटुंब जो है वही कहलाता है कि चाचा मामा और पेरेंट्स और मतलब अपने पेरेंट्स, वाइफ के पेरेंट्स, चाचा मामा और बुआ। मौसी नहीं इंक्लूड होती इसमें। बुआ भी आती है इसमें। और क्या? परिवार में तो 5 परिवार आते थे। हैं? परिवार में 5 तो आते हैं, माता पिता और भाई और ताऊ चाचे के भाई। मतलब चाचे के भाई मतलब भाई तो भाई हो गए। 5 हो गए ना भाई। 5 में समझो ना, 5 में समझो ना कि मेरा परिवार या नहीं बता रखा है। पहले बुआ नहीं बता रखा था। क्या चीज? भाई 5 परिवार ये हुए। मैं हो गया, परिवार 5 मैं हो गया, मेरी पत्नी होगी, मेरे भाई हो गए, पत्नी के भाई हो गए और माता पिता हो गए, दोनों के। ये है परिवार। नहीं, बुआ तो इंक्लूडेड होगी हो। है जी। बुआ को कैसे छोड़ सकते हो? बुआ तो इंक्लूड होगी। बुआ परिवार में आएगी, कुटुंब में गिना जाएगा। बुआ को तो कुटुंब में गिना जाएगा ना। कुटुंब में ही तो। परिवार में थोड़ी ना गिना जाएगा। नहीं, पहले कुटुंब में। हाँ। वो तो चाचे मामे भी कुटुंब में गिने जा रहे हैं।
कुटुंब में ही तो 5 परिवार हुए। हाँ चाचे मामे भी तो कुटुंब में ही गिने जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो उसे केस में बचा रही हूँ। जैसे इसमें भैया माँ करती है तो अपने बच्चों को यानी अपनी बच्ची को फायदा होता है, और जब वो बच्ची विवाहित हो जाती है तो उस तब भी वो माँ कर किया हुआ बच्ची को मिलता है, बेटी को। हाँ हाँ, तो भी माँ के द्वारा किया हुआ बेटी को अगर मिलता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और पति के द्वारा किया भी उसको मिलेगा, माँ के द्वारा भी किया हुआ उसको मिलेगा, माना डबल बेनिफिट हो गया उसको। पति के, हाँ वो अलग है, यही मतलब तो डबल हो औरतों को गया। यही तो फायदा है, अच्छा अच्छा, उनको हर लिहाज में मिलता ही मिलता है। बोनस ही बोनस है मतलब। जिम्मेदारी ज्यादा है ना। हाँ इसलिए तो आदमी ने औरत बनने की सोची। जी हर आदमी कहता है मैं औरत होता तो ज्यादा बेटर रहता। जी जी, राइट। पंगा है, पंगा। हाँ? पंगा है जबरदस्त। हाँ, ये प्रकृति का रूल है जो अभी तक समझ नहीं पाए थे। था तो पहले से ही, लेकिन समझ समझना नहीं तो पाए। पड़ेगा ही ना। तुम सोशल शक्ति बनने जा रहे हो तो स्ट्रक्चर तो समझना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होगा, नहीं तो कैसे होगा। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। अब पूरा वन वे ट्रैफिक है, पति करे तो पत्नी को, माँ करे तो बच्चों को। वन वे ट्रैफिक है, रिटर्न जाएगा नहीं किसी का, बच्चों का माँ को नहीं जाएगा, पत्नी का पति को नहीं जाएगा। ना वन वे ट्रैफिक है। लेकिन यहाँ पर एक और वो है कि अगर माँ को मान लो कोई प्रॉब्लम हुई, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें अगर बेटी सेवा करती है तो माँ को ज्यादा फायदा होता है कंपेयर टू एनीवन एल्स। सेवा माना फिजिकल सेवा। हाँ हाँ, फिजिकल सेवा। हाँ जी हाँ जी। ये हमने देखा है, मंजू की बड़ी लड़की, उसका केस देखा। मंजू को जब प्रॉब्लम हुई थी और बड़ी लड़की बाई चांस यहाँ पर थी, तो उसने इसकी करी तो इसको फायदा कितना मिला उतने ही टाइम में। नहीं तो ये कम से कम 6 महीने जाती प्रॉब्लम इसकी। जी जी जी। तो बेटी का किया हुआ माँ को फायदा करता है। प्रथा का भी फायदा मिलेगा। हाँ, प्रथा करेगी तो भी फायदा मिलेगा। देवती फिजिकल सेवा, फिजिकल ब्रीदिंग तो सेवा नहीं। फिजिकल मेंटल दोनों। फिजिकल ब्रीदिंग मेंटल में भी ये जो जितनी भी तुम ये देखो, रेकी वेकी जितने भी डिस्टेंस हीलिंग की जो वो चली है ना, जो तुम्हारे वो करते थे कन्हैया लाल जी, क्या नाम था उनका? हाँ जी, हाँ जी, वो मतलब जितनी भी डिस्टेंस हीलिंग की जो प्रोसेसेस चली है, कंवरपाल, कुंवरपाल। कंवरपाल, कंवरपाल। हाँ भाई, दूर बैठे बैठे हीलिंग कर देते हैं, हाँ जी। तो वो इसी फंडामेंटल पे बेस है। किस पे? किस पे? हार्टबीट पे? ये बेटी माँ को फायदा पहुंचा सकती है, बहू नहीं पहुंचा सकती। वो डिस्टेंस पे भी बेटी फायदा कर पहुंचा सकती है। है? जैसे सैली अमेरिका बैठी है, वो फायदा पहुंचा सकती है माँ को। हाँ, बड़ी नहीं, वहां से नहीं, हाँ, फिजिकल सामने आमने। अच्छा, फिजिकली। और बड़ी बेटी सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। पहली बेटी जो है, अगर पहली बेटी है तो पहली बेटी जो है सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती मेल के लिए। तो भैया ये डिस्टेंस हीलिंग चलती है, रेकी या है? जितनी भी डिस्टेंस हीलिंग जो चलती हैं, जैसे रेकी हो गई, तो हाँ। इसमें रिलेशन नॉर्मली कभी नहीं होता हीलर और पेशेंट के बीच में। ओहो, मैं तो कह रहा हूँ फंडामेंटल वो है, हाँ, या मतलब उसको आगे डेवलप किया गया है। पत्नी के अलावा। उसको आगे डेवलप कर लिया। हाँ, उसको फिर बीज को कस्टमाइज कर दिया ना, पेड़ बना दिया जब, पर बीज वही है। मतलब फंडामेंटली कि बड़ी बेटी जो है वो माँ को फायदा पहुंचा सकती है। फंडामेंटल ये है इस डिस्टेंस हीलिंग के पीछे। और बाप को कौन फायदा पहुंचा सकता है फिजिकली? है? बाप को कोई भी नहीं। उसकी माँ, उसकी माँ, पत्नी, उसके पिता की माँ, बाप की माँ। पत्नी भी पत्नी कर सकती है 100%, और बेनिफिट बहुत तेजी से होता है। अगर पत्नी को कोई प्रॉब्लम है और पत्नी अगर उसको ठीक करती है तो बहुत तेजी से उसका इफेक्ट होता है, टेस्ट किया हुआ है।
अच्छा, लेडीज से पत्नी की नहीं फायदा। मतलब ये समझ में आया कि पत्नी जो है योग के द्वारा पति को सहायता नहीं कर सकती, लेकिन फिजिकली अगर उसकी सेवा कर रही है तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। नेचुरली, क्योंकि उनके हार्ट बीट सिंक्रोनाइज होती है ना, जी जी, इसलिए फिजिकली मतलब फायदा पूरा पहुंचा सकती है। हाँ हाँ। नहीं, जी। मैंने देखा है मेरे घुटनों में जब ये एक्यूपुलर करते हैं वो ज्यादा फायदा मुझे लगता है उससे। 9 टाइम ज्यादा हो जाता होगा ना। तो ये तो छठा वो था, और सातवें की बात भी कर ले क्या? हाँ जी। बाकी कोई सवाल होगा तो फिर जोड़ लेना। तो सातवां ये होता है कि अपने ऊपर जो लोग भी डिपेंडेंट हैं उनकी नीड पूरी करना, खासकर पेट की वो भूख जो है उसको मिटाना। अपने ऊपर जो डिपेंड है। जो भी डिपेंडेंट है, हाँ, भैया यहाँ डिपेंडेंट की डेफिनेशन, डिपेंडेंट की क्या डेफिनेशन है? जो घर में रहते हैं, जो घर में रहते हैं वो, अब मैं रहती हूँ तो क्या मैं पृथु पे या पंकज जी पे या पृथा पे आश्रित हूँ? मतलब समझा नहीं मैं। आश्रित का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब आश्रित क्या? कुछ नहीं होता। आश्रित का कहा मैंने? डिपेंडेंट क्या हुआ? डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि तुम निर्भरता। कोई तो काम कर रहा है, जो सामान तो कोई लेके आएगा ना, तो ये नहीं कि 4 ने खा लिया 5वां बैठा रह गया, उसका ध्यान भी उसको रखना पड़ेगा। 4 डिपेंडेंट है, 5 डिपेंडेंट है, और 4 जो उसकी फैमिली के है, 5वां जो है दूसरा रह रहा है। जैसे वो पेट पालते हैं बेसिकली। नहीं, पेट पालते हैं तो पेट अपने आप जाके बाजार से सामान नहीं लेके आ सकता है? पेट, मान लीजिए पेट पाला है तो वो तो अपने आप जाके कुछ नहीं ला सकता ना पका सकता, तो वो तो डिपेंडेंट है। वो उसका ध्यान रखना पड़ता है। जो घर के लोग हैं उनको हर एक का ध्यान रखना है, जो जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब घर के अंदर जो रह रहे हैं, ध्यान ये रखना है कि कोई भूखा ना सो, इंक्लूडिंग सर्वेंट, सब, कोई भी जी। भूखा ना सो। वो नॉर्मली इसमें ये हो जाता है कि पहले अपने घर के लोगों का पेट भरा होना चाहिए, फिर अगर कर सकते हो तो फिर समाज में जो लोग हैं जो ऐसे रह जाते हैं, कई बार उनको नहीं मिलता खाने को किसी को, तो वो अगर देखा जा सके अपने एटलीस्ट मोहल्ले के आसपास, तो वो भी ठीक है। कहते हैं कि रात को अगर 2 बजे के करीब निकलो दिल्ली में, या और कहीं भी होता है, मैंने सुना है, 2-4 जगह सुना है मैंने, या कई जगह सुना है मेरे ख्याल से, कि बड़े बड़े लोग जो है वो रात को 2 बजे निकलते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई भिखारी भूखा तो नहीं रह गया मंदिर के पास, या किसी को ठंड तो नहीं लग रही तो उसको कंबल देंगे, जो अगर कोई बीमार है तो उसकी इलाज करवाएंगे। तो ये सब काम समाज तभी चलता है जब हर वर्ग को साथ लेके चलाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, मैं जब बात करता हूँ मैं कहता हूँ कि एक को भी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जिसको भी छोड़ दिया वो तंग करेगा। तो अगर तुम समाज की बात करते हो, सभ्यता की बात करते हैं, तो किसी को भी नहीं छोड़ सकते, हाँ जी। क्योंकि जिसको भी छोड़ दिया वो गलत और सही में पहचान नहीं कर सकता, तो डिस्टर्ब करेगा समाज को। इसीलिए जिम्मेवारी अपने ऊपर ना लेकर के जिम्मेवारी इंडिविजुअल को समझानी है। ये तेरी ये जिम्मेवारी है तो तेरे को ये पूरी करनी पड़ेगी, वो करनी चाहिए। तो बच्चे जो होते हैं उनको इसीलिए गाइड करना जरूरी है
कि भैया तेरी ये जिम्मेवारी है, तेरे को ये करनी ही है। ये काम टीचर नहीं कर सकता। टीचर तो एक फिक्स सिलेबस है, वो पढ़ा देगा बस, उसको बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो पेरेंट्स को ही करनी पड़ेगी, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी है घर में। तो यहाँ भी पुरुष की जिम्मेदारी बनती है इसमें भी। है? घर के मामले में तो यहाँ भी पुरुष की जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तो समाज जब बना जो रहा है, जिम्मेदारी तो उसी की रहेगी। जो परिवार बना रहा है तो परिवार की जिम्मेदारी उसी की तो है, और उसके परिवार को पड़ोसी नुकसान ना कर दे, वो जिम्मेवारी भी तो उसी को निभानी है। यस। पुरुष होने में जितनी जिम्मेदारियां हैं, इसी से तो भागता है। तभी तो ये संन्यास लेना शुरू कर दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट तो फिर भी किसी ना किसी के ऊपर है ही, खाना तो उनको चाहिए ही चाहिए। तो वो बुद्ध ने क्या किया? महात्मा बुद्ध ने यही किया कि उनका लिंक फिर समाज से जोड़ा, भिक्षा मांगने के रूप में। अच्छा, जोड़ा तो समाज से है ही ना, बिना समाज के तो सन्यासी साधु भी नहीं चल सकते। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि तुम समाज का उपयोग तो करो और समाज को दो मत, कुछ जिम्मेदारी लो मत। तो वो फिर तुम्हारे को प्रॉब्लम तो रहेगी ना, कि अगर तुम्हें जो जिम्मेवारी प्रकृति ने दी है वो जिम्मेवारी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। समझे? क्या समझे? कुल मिला के लटकना ही है। सातवां चोर जो है ज्यादातर वो तो एक तरह से जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, मतलब समाज में। जब किसी ने बताया ही नहीं कि जिम्मेदारी दे रही है तो कैसे निभाएगा? राकेश जी, आपकी आवाज ये साफ आ नहीं है। गया है तो ये और ज्यादा बेटर है। मतलब पुरुष जो है, ये सातवां चोर जो है, उसको तो एक तरह से मीट आउट कर ही रहा है करीब करीब, लेकिन ये जानकारी में आना चाहिए, इसलिए जरूरी है ये। लेकिन कर तो रहे ही है सब। हम तो सारे ही कर रहे हैं। हाँ जी। पर उसमें मिसिंग क्या है? मिसिंग ये है कि अपने आप को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, वो बीमार है। प्रॉब्लम वहां है। तो सारी फैमिली बीमार रहती है। समस्या और कोई नहीं है, समस्या सिर्फ बीमारी की है और कुछ नहीं है, क्या वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो। जब वो कर रहा है तो बीमार क्यों है? कंट्रीब्यूट तो जो चीज भी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बीमार है।
उसने ध्यान दिया ही नहीं कभी कि मैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो ठीक है या खराब है। भेड़ चाल पे चल रहा है कुल मिला के। उसको सोच ही नहीं है ना, वो बताया ही नहीं किसी ने, टॉपिक है ही नहीं वो। जी जी, वही जैसे भेड़ कभी सोचती नहीं है ना, एक भेड़ कूदी तो सब कूद जाएंगी, कहाँ कूदे कोई मतलब ही नहीं है। पर वो ये भी तो सोचे है कि वो कूदिया तो तुम्हें उसके पीछे चलना है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ तो वो वही मैंने कहा ना, भेड़ चाल पे चल रहा है इसीलिए वो बीमार है। एक्चुअली कोई बता गाइड करने वाला नहीं रहा ना, प्रॉब्लम ये हो गई। गाइड करने वाला कोई नहीं है, गाइड नहीं करने वाला रहा कोई। क्यों? क्योंकि किसी ने इसके ऊपर वो करने की सोची ही नहीं। हाँ जी, समाज को और समाज और सभ्य समाज, वो तो ईस्ट और वेस्ट और इस चक्कर में पड़ गए सारे के सारे। वेस्टर्न सिस्टम ये करता है वो करता है, दोनों एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। तुम्हारे इसमें ये गलत है, तुम्हारे इसमें ये गलत है। उसी का रिजल्ट तो है ये कोरोना टाइप के वायरस। ये भैया ये जो वातावरण बढ़ा है, ये कुछ इधर 50-60 साल से ज्यादा नहीं बढ़ गया है। नहीं 50-60 साल पहले 500 साल से चल रहा है। लेकिन फिर भी जैसे हम अपने बुजुर्गों से बातें सुनते थे तो किसी हद तक ये ठीक लगता था। मतलब आज की बात सुन के उनकी व्यवस्थाएं, भाई जो हमारे पुरखे जैसे रहते थे तो उनका वो जो अपने परिवार के प्रति जो उनका जिम्मेदारी थी, वो ऐसा लगता है कि भाई वो ठीक थी। भाई उन्होंने पास ऑन नहीं करी ना, प्रॉब्लम ये है। पास ऑन नहीं की, हाँ वही तभी गाइड करना, जब गाइड करना बड़ों का काम है ये तो वो कौन करेगा? वो सब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही है। करते करते वो खिसकती चली गई ना समाज को देखते हुए। तो ये हाल हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाई धीरे धीरे बिगड़ी तो बिगड़ना कब से शुरू हुआ ये देखो ना। मतलब मेरी जहां तक जानकारी है, मुझे ये लगा कि भाई ये लगभग 100 साल से ज्यादा बिगाड़ आया है। पहले पता नहीं क्या आया। नहीं क्यों, तुम सतयुग में उसमें चले जाओ, क्या नाम था इनका, शिव और शंकर और पार्वती के विवाह पे चले जाओ, वहां देखो क्या हुआ। अच्छा, वहां से भी यही था बस। तो फिर कंगी को लड़ने दियो। हाँ, तुम 100 साल की बात नहीं कह सकते ना फिर। क्यों? जी हाँ जी हाँ जी। अब ये हो सकता है कि शंकर और पार्वती के बीच में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सारा का सारा नकली हो। जी, ये संभावना तो है ही ना। हाँ ये संभावना है, हो सकती है। पर ये संभावना पे किसी ने वो सोचा क्या? नहीं, वो तो आया ही नहीं ना मार्केट में, इस चीज को उछाला ही नहीं गया ना, दिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। वही बात है जी। तो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं उछाला गया तो क्या अब नहीं, अब तो आपने दे ही दिया है ये चीज। नहीं, मैंने ये किया मतलब कि पुराना जो कुछ भी था वो जो था पड़ा रहने दो, उसको छेड़ो ही मत। जी हाँ भाई, लेकिन पता तो मुझे सब कुछ है। नहीं, आप नेचुरली वो तो है, तभी आपने किया। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि पिछले वाले को किसी चीज को छेड़ना ही नहीं है। हाँ जी। और नया बना दो और उसको फॉलो करना शुरू कर दो, तो तुम्हारी आगे की जिंदगी अपने आप ठीक होती चली जाएगी। हाँ जी। पीछे जो हो गया वो तो वैसे भी नहीं बदला जा सकता, वैसे भी नहीं बदला जा सकता। जी। तो छोड़ो उसको, काहे घसीटते फिरते हो। जी जी। ये फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आगे की जिंदगी जो है वो बेटर होती चली जाएगी, ये इसमें कोई शक नहीं है। जी है ना? जी जी। बस तो इतना याद रखो कि भैया आगे अपनी जिंदगी को ठीक करना है मुझे। पीछे जो हो गया कोई बात नहीं, जो आएगा उसका रिजल्ट वो मैं भुगत लूंगा। उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो, तो वो रिजल्ट आएगा भी तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा।
ठीक। हाँ जी भैया। तो चलो आज तो ज्यादा हो गया ना, आज पूरी समाज कवर हो गई। 7 चोर हैं जो जीवन में से आनंद को चुरा लेते हैं। हैं? 7 चोर हैं, ये जीवन में से आनंद को चुरा लेते हैं। ये जीवन में से सब कुछ चुरा लेते हैं। चुरा लेते हैं। जिंदगी को बवाल बना सकते हैं, नरक बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और फंडामेंटल वही है। नॉर्मली पर स्त्री का चक्कर शुरू तब होता है जब तुम्हारे पास पैसा ज्यादा हो। अच्छा, सही बात है भैया। यानी काम के गुलाम हो। मतलब आम तरीके से तो यही है, 1-8% केस को छोड़ के। वो तो 1% एक्सेप्शन तो हर जगह होती है। जी जी। पर नॉर्मली मैंने देखा है कि, मैंने क्या देखा है, सबने ही देखा है, सबको पता ही है ये बात, एक्सेस। अगर तुम्हारे पास, वही बात है ना कि काम के गुलाम अगर बन जाते हो, काम का गुलाम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन आ गई है कि अगर इसको हम ठीक कर ले तो बाकी सारी चीजें तकरीबन ठीक हो सकती है। जी। पहले 5 थी, अब 7 हो गई, पर 7 में भी रिजल्ट यही है कि काम के गुलाम अगर नहीं बनते हो तो तुम्हारी सारी चीजें, 7 की 7 चीजें अपने आप टेक केयर हो जाएंगी। जी। है ना? हाँ जी। और ये समझ लो कि जिम्मेवारी पुरुष की है, घर से मकान, मकान से घर और घर से घरौंदा बनाने। अभी कल शायद मैंने एक पोस्ट डाली थी, 16 पे भी डाली होगी ना, फादर के ऊपर थी वो शायद, तो वो देख लेना, वो किसी ने बड़ी अच्छी बनाई है कि बाप क्या क्या करता है और उसने कभी एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया, तो उसमें जो करेक्शन की जरूरत है वो ये है कि बाप पैसा कमा के लाता है, खर्चे करने के लिए देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि गाइड करना उसने, उसको मतलब इग्नोर कर सकता है वो गाइड करने को। पैसा एक बार ना लाए, रोटी नहीं खाई जाएगी तो कोई बात नहीं, पर गलत गाइड अगर बच्चे हो रहे हैं तो वो जिम्मेवारी पुरुष को अपने सिर पर लेनी ही पड़ेगी, खासकर बेटियों की। पुरुष को बेटियों की जिम्मेवारी लेना इतना जरूरी है, नहीं तो जो उसने अपनी पत्नी से भुगता है वही वो आगे उसकी शादी करेगा तो वो भुगतेगा, तो वो गाली देगा तो पुरुष को गाली लगेगी वो सारी की सारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मदर फादर दोनों कमा रहे हैं तो भी पिता की जिम्मेदारी है उसको गाइड करना। जिम्मेदारी देखो, कमाने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तुम कमाने से क्यों जोड़ते हो इस चीज को? बात जिम्मेदारी की हो रही है तो तुम कमाना बीच में कहां से आ गया? अच्छा, खाली पत्नी कमाती है तो भी पिता की जिम्मेदारी है? मैं क्या कह रहा हूँ, कमाने से क्या मतलब है भाई? जी। यहाँ पर कमाना शब्द कहां से आ गया? जिम्मेदारी का मतलब तो जिम्मेदारी है। अच्छा जी। तुम कमाओ ना कमाओ, ज्यादा कमाओ कम कमाओ, उससे क्या मतलब है? जी जी। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष की है गाइड करना। अच्छा जी। जी, लेकिन मकान तो पुरुष बनाता है और उसको घर औरत बनाती है। और फिर तो आगे आगे यही पूछ रही थी कि लेकिन आप बोल रहे हो कि
मकान से घर, घर से घरौंदा बनाना पुरुष का काम है। कर लिया है? आपने जिम्मेदारी, हाँ वो बेटी कह रही है कि आपने जिम्मेदारी पुरुष को दे दी है, तो माँ का इसमें रोल ही कहाँ रहा फिर घर को घरौंदा बनाने में या मकान को घर बनाने में? घर तो बनाया ना उसने, कि पुरुष लेके आया जब उसको, तो अगर वो कहती है कि अब तो पुरुष को उसने कह दिया कि तू चुपचाप बैठ जा, मैं देख लूंगी, और पुरुष चुपचाप बैठ गया, फिर वो कहेगी क्यों? है? वो ये कहेगी क्यों? वो ये क्यों कहेगी? उसकी माँ, उसके घर में ऐसा चलता था कि बेटी जो कह दे वो मान लो चुपचाप। कहीं नहीं चलता है ऐसा। भाई बेटियों को बाप कुछ कहता नहीं था, जो माँ कहने नहीं देती थी। बाप को पता है कि बेटी बेवकूफ बना रही है, या माँ और बेटी दोनों मिलके बाप को बेवकूफ बना रही है, तो क्या उसको पता नहीं है कि वो बेवकूफ बना रही है उसको? ऐसा हो सकता है क्या? वो भी तो खुशी खुशी बेवकूफ बनता है। हैं? बाप भी तो खुशी खुशी बेवकूफ बनता है। देखो वो क्यों बन रहा है, उसका रिजल्ट तो किसको भुगतना पड़ेगा? पूरे परिवार को, हाँ पूरा परिवार ही भुगतेगा ना फिर। तो परिवार को तो तुमने कंट्रीब्यूट नेगेटिव कर दिया ना। तुम ये सोचो कि तुम, रूल ये है कि तुम्हें परिवार के अंदर परिवार को कंट्रीब्यूट पॉजिटिव करना है तुम्हें अपनी तरफ से, रूल तो ये है। मतलब वीटो पावर पुरुष की है परिवार में। वीटो पावर क्या होती है? दादागिरी। दादागिरी। फाइनल निर्णय। तो यही तो प्रॉब्लम हुई। तो वीटो पावर जो है वो तो फिर कोई भी ले लेगा। नहीं मतलब जिम्मेदारी पुरुष की है। जिम्मेदारी अलग बात है और वीटो पावर अलग बात है। वीटो पावर अड़ंगा लगाना होता है। वीटो पावर मतलब अड़ंगा लगाना होता है। ये नहीं है मेरी बात समझे, घर में अगर 4 हैं, दो बच्चे हैं, मतलब पत्नी है और पति है, किसी चीज पे डिस्कशन चल रहा है कि ये खाएंगे, ये आएंगे, वहां घूमने जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो जो फाइनल निर्णय पुरुष का ही होता है, पुरुष का होना चाहिए। ये मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं उनको समराइज तो पुरुष ही करेगा ना। जिम्मेदारी अगर जिसकी है तो जिम्मेदारी अगर उसको लगता है कि उसको वहां जाना चाहिए और उसको लगता है कि नहीं जाना चाहिए तो उसको मत जाए, तुम जाओ। हाँ करना उसको ही है, सबको फाइनल उसको ही करना। मतलब वीटो पावर में सही और गलत दोनों निर्णय हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी में सिर्फ सही निर्णय वीटो पावर तो कुछ होता ही नहीं। वीटो पावर अड़ंगा लगाना होता है, जहां तक मेरा कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी होती है, बस अपनी जिम्मेदारी से भाग जाओ या अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लो। वो सही बात है, वो बिल्कुल सही है। ये वीटो के चक्कर में ही तो घर के जो फैमिलीज है वो टूटी है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कंप्रोमाइजिंग वे हो क्या है? फिर कंप्रोमाइजिंग वे हो, करूं क्या? समझाने के लिए। क्या होता है? नहीं, मान लिया कोई चीज है, उस पर एक मत नहीं हो पा रहा, 4 जने बैठे हुए हैं। अब मान लिया पुरुष को देखना है, उसको फाइनेंस भी देखना है, उसको समय भी देखना है, उसको आना जाना भी देखना है। मुझे तो पहले पता था उसको, ये बात तो पहले पता थी उसको। नहीं कोई 4 जने होने के बाद थोड़ी पता लगी। नहीं, तो अब क्या करे वो? क्वेश्चन तो बाकी 3 ने उठाया ना कि हमें वहां जाना है, लेकिन निर्णय तो पुरुष को लेना पड़ेगा ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने आने की थोड़ी है, लेके जाने की थोड़ी है। नहीं, अगर कहते हमें तो वहां जाना है, हाँ, तो तुम ये देखो कि उसमें अगर कोई नुकसान है तो वो बताओ उसको कि भाई वहां जाने में ये नुकसान है। वही है कि कंप्रोमाइजिंग को बता करके। नहीं, कॉम्प्रोमाइज कहाँ हुआ यहाँ पे? कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? नहीं, कभी कभी बच्चे जिद में आ जाते हैं, हम तो जाना ही है जी, खाना पीना छोड़ देते हैं। बच्चे जिद में आ जाते हैं, हम तो खाना ही नहीं खाएंगे जी, हम तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो इसका मतलब शुरू से ठीक नहीं रखा ना। कोई जिद को ये पहले दिन से एक ही दिन में थोड़ी डेवलप हो जाती है।
तुमने उसको लालच देना शुरू किया कि स्कूल चला जा, तेरे को आके ये मिलेगा। वही है। हाँ, तो लालची बनाने में तो मैं ही आगे आया ना उसमें। नेचुरली जी बिल्कुल सही है। तुमने उसको ग्रेडी बनाया, तुमने उसको ईर्ष्या सिखाई, सारा कुछ तो तुमने ही सिखाया है। बिल्कुल 100%। वो सीखा तुमसे और डेवलप उसने मार्केट से कर लिया। तुम्हें पता भी नहीं लगा कि तुमने कब सिखा दिया। जी जी भैया। क्योंकि मुझे पता नहीं लगा कि मैंने कब अपने बच्चों को क्या सिखा दिया, तो नेचुरल सी बात है कि वो क्या करेंगे मैं उसको समझ ही नहीं सकता। अगर मुझे अपने घर के बारे में नहीं पता तो मैंने घर बसाया क्या? अगर मैं अपनी पत्नी को नहीं समझ पाता तो मैंने फिर शादी करी क्यों? समझना तो मेरी जिम्मेदारी है ना। Yes. लेकिन उसमें भैया एक जो कहावत जो है कि कार्य का परिणाम आने के बाद ही पता लगता था कि कार्य का आरंभ शुभ था या अशुभ था, हम लोग को तो अब पता लगा ना, उस समय थोड़ी पता लगा। वो तो श्री कृष्ण ने समझा रहे थे अर्जुन को कि परिणाम आने के बाद ही पता लगता था कि वो कार्य शुभ था कि अशुभ था, पहले कैसे डिसाइड कर सकते? तो वो भी तो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, आज ही जाग जाओ। बस जागना तो पड़ेगा हमको, आज जागना तो पड़ेगा ही। अब तो टकराहट होगी ना, अब तो चिंगारियां निकलेंगी, अब तो टकराहट होंगी, चिंगारियां निकलेंगी, अब तो आग लगेगी। टकराहट होगी नहीं। अगर तुम षोडशपंथी बन के करते हो तो तुम्हें टकराहट होगी नहीं कभी भी, गारंटी है। अच्छा, वो प्रोसेस चालू कर दें उसमें। हाँ, उसके लिए तुम्हें अपने आप को तो पहले ठीक करना पड़ेगा। हाँ, वो प्रोसेस वो बीच में से मिस हो गया। राइट। प्रोसीजर दिया ही इसीलिए गया है कि अगर तुम उस प्रोसीजर से चलते हो तो चिंगारी नहीं, गारंटी है कि टकराहट होगी नहीं। जी बिल्कुल ठीक। क्योंकि तुम ये मत मान के चलो कि सामने वाला बेवकूफ है। वो आज एक वो आ रहा था अभी कहीं पे, एक पोस्ट आई है शायद, किसी ने भेजी, उसने कहा कि हाँ ऑडियो आया था किसी का, पता नहीं किसका भेजा किसने, कि उसने कहा है कि भैया मान के चलो कि सामने वाले को कोरोना है, अब तुम देखो कैसे बिहेव करना है तुम्हें। सही बात है। अगर तुम इतनी सी बात भी समझ जाओ ना तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब तुम ये मान के चलो कि सामने वाले को कोरोना है, अब मुझे बचना है इससे। मतलब हमको ये मान के चलना है कि सामने वाला बेवकूफ नहीं है। नेचुरली वो तुम्हारे से ज्यादा समझदार है। भले हो तो भी नहीं मानना। अगर तुम कहोगे हो तो सामने वाला तो तुम्हें बड़ा मानेगा ही ना। शकुंतला और कालिदास का उदाहरण सामने पड़ा हुआ है। कालिदास इतना समझदार प्राणी था कि उसने एक राजकुमारी से शादी कर ली, एक शाख को, एक साला पेड़ की उसको डाली को काट के। सोचो तो बेवकूफ कौन था दोनों में से? हैं? हाँ। मतलब उसने देखा पंडित आ रहे हैं तो वो खट डाली पे चढ़ गया और उसको काटने लग गया। क्या समझे? जी। अभी तक तो तुम कालिदास को बेवकूफ समझते थे ना जी। पर कालिदास से ज्यादा समझदार प्राणी कोई था नहीं दुनिया में। राइट। ना हुआ और ना हो सकता। कालिदास खाली का दास था, उसमें दिमाग नहीं होगा क्या? जी। उसने कहा बैठे बिठाए अगर राजकुमारी मिल रही है और वो भी रौब से मिल रही है तो और क्या चाहिए? जी। दुनिया उसको, समाज उसको राजकुमारी देने को तैयार है, आप साला भिखारी है।
जी तो उसको और क्या चाहिए? वहां पे भी अगर अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? जी। पंडित सोचते हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या करा दिया, तीर मार दिया। तो सारे सामने वाले को कालिदास समझ के अगर चल ले तो ही साला जिंदगी पूरी हो जाए बढ़िया। कि तुम मान लो कि तुम सामने वाला कालिदास है। जी। अब चलो आगे। जी भैया। है जिंदगी आसान हो गई ना। हाँ सही बात है, सामने वाले को कोरोना है उस हिसाब से बिहेव करो। बस। तो ये तो बात मार्केट में आ गई, इसका मतलब षोडश पंथ बढ़िया से फैल रहा है। कोरोना ने षोडश पंथ को अच्छे से फैला दिया कि मार्केट में ये बात आ गई भी तुम मान के चलो कि सामने वाले को कोरोना है, अब तुम देखो क्या करना है। तुम्हें पता है सरकार ने अब सारे लॉकडाउन क्यों खोल दिए? जिसको मरना हो मरो जा करके। नहीं नहीं, मोदी जी ने हमको 60 दिन सिखाया, बोला ऐसे जीना है। हाँ, तुम्हारी इच्छा है, अब तुम्हारी इच्छा है। मोदी ने पहले ट्रेनिंग दी है तुम्हें। हाँ। और दूसरा जो है, अब गर्मियां चल रही हैं तो गर्मियों में मिनिमम नुकसान होगा हाँ जी। वायरस का, इसलिए सारे लॉकडाउन खोले गए हैं। क्योंकि इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर की हेल्प लेना। कि गर्मियां हैं, गर्मियों में नुकसान को मिनिमाइज करने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता, सारे लॉकडाउन खोल दो। जी। और सिखा दिया ही कैसे रहना है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम सारे मरना चाहते हो मरो, सुसाइड करना है करो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। और सामने कह दिया लोगों ने कि भाई तुम मान के चलोगे सामने वाले को कोरोना है और ये मास्क वास्क पहनने से कुछ नहीं होता। वो तो मजबूरी है ना, जुर्माना जो लगा दिया है 200 रुपए जुर्माना लगा दिया ना नहीं पहनने पे। वो देखो, वो तो चलो ठीक है, वो तो वही सरकार तो मजबूरी, कहती है ना पहनो। मजबूरी आ गई ना पहनने के लिए वो। हाँ तो तुम घर से निकलो ही मत ना, जब जरूरी है तभी निकलो, नहीं तो निकलो मत। हाँ मतलब जब भी निकलना पड़ेगा पहन के निकलना पड़ेगा। तो वो बहुत कम कर सकते हो ना उस प्रॉब्लम को। भाई अगर हाँ। लोग फालतू निकलना बंद कर देंगे तो तुम्हारा साला पेट्रोल का खर्चा कम हो गया, तुम्हारे जो है आलतू फालतू की चीजें सारी कट गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली यही तो सिखाया है मोदी ने कि भैया फालतू करने को क्या जरूरत है तुम्हें, फालतू कुछ करने की। जी बीमारियों तो मोल लोगे, तुम बीमारी खरीद के ही तो लाते हो। जी जी। तो तुम अगर बीमारी खरीदना चाहते हो तो भैया उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। तो बीमारी खरीदना बंद कर दो, मान के चलो सामने वाले को कोरोना है, अब तुम अपने आप को कैसे बचाना चाहोगे ये देख लो। और सामने वाला तो तुम बल्कि एक कदम और आगे बढ़ के चलो कि सामने वाला तो फैलाएगा, फैलाने के लिए आया है वो बाहर। तो अब तुम अपने आप को कैसे बचा सकते हो ये समझो और इसको करो। उसको बचने के लिए जो कुछ कर सकते हो कर लो। जैसे तो किसी तुम्हें देखना है कि तुम्हें सुसाइड करना है, बीमार रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ गई है। हवन करना है बैठ के। तो तुम्हारी मर्जी है ना, जो मर्जी करो, जिसको जो आता है वही तो करेगा। स्वेच्छा आ गई ना वो तो फिर अपनी इच्छा आ गई ना। वही कोरोना ने अपनी इच्छा। आकर के, ये कोरोना जो है ये समझ लो कि द्वारकाधीश का फैलाया हुआ है। भाई गाड़ी सीखने वाला एल लगा के चलता है, भाई देखो मैं तो नौसिखिया हूँ तुम बच के जाना।
बिल्कुल। तो बचना अपने आप को है, 100 की सीधी बात। कहते ही है ना कि हर जगह जब गाड़ी चढ़ाओ सड़क पर ये सोच के चलो कि सारे आंख बंद करके चला रहे हैं गाड़ियां, तब हाँ, बात बचोगे। एक ही है, यूं कह लीजिए या वो कह लीजिए, कोई बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मेरे को 10-12 साल पहले गाड़ी चलाने को बंद करवा दिया मेरा, जबकि मैं जब गाड़ी में बैठता था तो मैं स्टीयरिंग किसी को नहीं देता था, खुद चलाता था। पर 10 साल पहले मेरे को गाड़ी बिल्कुल बंद कर दी, मेरे हाथ से छीन ली गाड़ी, समझ लो। भैया हम लोग जब सूरत आए थे, जब शुरू की बात है ये 82-83 में, जब हम सूरत शिफ्ट करके आए थे, हाँ, तो हम लोग स्कूटर चलाते थे। हाँ, तो एक ऐसा सामने इंस्टेंस आ गया कि हम निकल रहे थे, उस हम पीछे से ऑटो निकला, उसने पैर दे दिया, हाथ के बजाय पैर दिखाया, तो हम लोग आपस में भिड़ गए। तो बोले भगवान ने तुमको आंखें नहीं है क्या, हाथ पैर नहीं दिखता है? तो मैंने कहा ये सरकार के रूल क्या हुए भाई? तो बस वही है कि भाई अपने आप को बचाना है, हमको अपनी आंखें खुली रखनी है, दिमाग खुला रखना है। इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति के नियमों को समझो, सरकार के नियम तो किसी काम के नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही बात। सरकार तो लूटने के लिए है। बिल्कुल सच्चाई है। और चेंजेबल भी है नियम, उनके जरूरत के हिसाब से बदल भी जाते हैं नेचुरली। तो प्रकृति में भी बदलते हैं। तुम थोड़े से बड़े हुए तो कुछ और नियम हो गए, और बड़े हुए तो और नियम हो गए, रोज बड़े होते ही हो तुम। अच्छा, तुम बात को समझो कि प्रकृति के नियम कभी नहीं बदलते, ये किसने कहा? नहीं, समय हर सांस के साथ हर एक के लिए नियम बदल जाते हैं। बिल्कुल बदलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हर एक के लिए। हाँ जी। तो फिर वो बदलने को ही तो समझना है कि वो ये बदलाव हो चुका है भैया, तो आगे दे। अब एक बच्चा आ गया परिवार के अंदर, तो आगे देखो कि अब ये बच्चा भी तुम्हारे साथ इंक्लूड हो चुका है। कुल मिला के अपने आप को सावधान करना। इसमें भैया अपनी जिम्मेदारी को तुम छोड़ नहीं सकते, तो अपनी जिम्मेदारी को समझो और उसको इस्तेमाल करो। जी जी। और पूरा का पूरा करना पड़ेगा, ये नहीं कि 10% कर लिया, 25 कर लिया, 50 कर लिया, 90 कर लिया, 100 का 100 करना पड़ेगा जी। तो सबसे आसान रास्ता क्या है कि अपने 10 कि तुम्हें फिर सोचने की जरूरत, सामने वाला अपने आप बता देगा कि भैया मेरे की ये समस्या है, उसका इलाज तुम बता दो, उसको काम खत्म। हाँ जी। तो इसमें भैया प्रकृति के नियम थोड़ी ना बदले, हम उस परमिसेस में आ गए ना जहाँ पे उस समय वो नियम लागू है, वो तो यूनिवर्सल ही है ना हमेशा के लिए। तो तुम षोडशपंथी इसलिए तो बन रहे हो कि तुम हमेशा के लिए तुम्हारे नियम उसी षोडश वाले रह गए ना। नहीं, इससे प्रकृति के नियम बदले कहाँ? बदल गए ना, तुम्हारी बॉडी बदल गई, हर सांस के बाद तो तुम्हारी बॉडी बदल जाती है। नहीं, हमारी बॉडी बदल जाती है, लेकिन प्रकृति के रूल तो एक ही रहे ना। तो अब वो अगली जो तुम्हारी नई बॉडी आई है उसी के हिसाब से तो प्रकृति के रूल होंगे। हाँ, तो प्रकृति के रूल नहीं बदले, पर तुम्हारे लिए तो बदल गए ना। हाँ, उस तरीके से ठीक है। उसी तरीके यार, तुम्हारे लिए रूल बदल गए तो साले तुम्हारे लिए बदल गए ना। हाँ। तो तुम तो अपने लिए देखोगे। हाँ जी। नहीं समझे? हाँ, बिल्कुल समझ गए, क्लियर। भाई जब मैं अगर बीमार पड़ा तो मेरे को अपने को देखना है, तो मैं तो खाट तो मेरी खड़ी हो गई ना जी। तो ये समझ लो कि हर सांस के साथ नियम बदल जाते हैं अपने लिए। जी, अपने लिए। हाँ, षोडश पंथ का मतलब ही यही है कि प्रकृति के नियम तुम्हारे लिए ना बदले। जी जी भैया। बाकी कल के लिए रखे। हाँ जी, हाँ जी, कर लो फिर अपने मूल वाक्य कर ले। हाँ, मूल वाक्य कर लो। सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम
पंचतत्व सत्यम पंचारथ सत्यम योगा सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारथ सत्यम योगा सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारथ सत्यम योगा सत्यम कृष्णांशी आत्मा सत्यम।